गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। चलिए भाई, आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी है पार्ट 5, जिसमें हम HTML से रिलेटेड और भी कुछ एडवांस टैग के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर है भैया, हाउ डू यू स्पेसिफाई अ फॉर्म एलिमेंट टू सबमिट योर डेटा। एडवांस में थोड़ा सा माइंड भैया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हम एक फॉर्म में सबमिट बटन या कह लो कि फॉर्म एलिमेंट में हम यूजर का डेटा सबमिट करने के लिए क्या टैग लगा सकते हैं, किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन है सबमिट टैग या फिर बटन टैग या फिर सेंड टैग या फिर इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पे चलिए एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात अगर मैं करूँ ऑप्शन नंबर बी की बटन टैग, तो बटन टैग से यहाँ पे हम एक बटन तो क्रिएट कर सकते हैं पेज पर, लाइक कुछ इस तरीके से भाई। बटन टैग की हेल्प से यहाँ पे हम कोई भी तरीके का बटन पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो बटन हमारा एज अ सबमिट बटन वर्क नहीं करने वाला। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बटन टैग तो हमारे किसी काम का नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा रॉन्ग। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की, तो भैया सबमिट नाम से ना ही सेंड के नाम से कोई भी टैग HTML में डिफाइन किया ही नहीं गया है। अगर हमें कभी भी कोई सबमिट बटन बनाना है या कह लो कि एक ऐसा बटन बनाना है जिससे यूजर अपना डेटा सबमिट कर पाए फॉर्म में, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट टैग का। ठीक है, इनपुट टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लगा करके बताते हैं उसकी वैल्यू जो कि है सबमिट। सबमिट का काम क्या होता है भैया समझना, यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट का काम क्या होता है ये समझिएगा। इनपुट टैग यहाँ पे हमें एक तरीके का बॉक्स क्रिएट करके देता है जिस पर यूजर किसी भी तरीके का डेटा लिख सकता है। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट बताता है इनपुट बॉक्स में कैसी वैल्यू जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू हो सकता है यूजर का नाम हो, यूजर का मोबाइल नंबर हो, या फिर कह लो यूजर ने अपना ईमेल बताया हो, पासवर्ड बताया हो। तो हर एक तरीके का अलग अलग इनपुट डिफाइन करने के लिए कि यूजर यहाँ पे ये इनपुट भर सकता है, इस बॉक्स में ऐसा इनपुट भर सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज। फिलहाल टाइप में सबमिट लिखा है, यानी कि ये क्या करेगा, इनपुट बॉक्स को एज अ सबमिट बटन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है, इनपुट टाइप सबमिट, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन HTML टेबल। अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी HTML में टेबल की अगर हमें हाइट और विड्थ बतानी है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, विड्थ, साइज। ठीक है, ये चार हमारे पास हैं। तो चलो एक एक चीजें मैं समझा देता हूँ भैया। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में पहले समझाता हूँ यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली आपको एक टेबल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो भैया, ये एक पूरा HTML से बनी हुई टेबल है। ठीक है, टेबल टैग यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक कंटेनर को। TR से हम एक पर्टिकुलर रो क्रिएट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 रो बनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 TR टैग लगाएंगे और ये रो रिप्रेजेंट करेगा। उसी TR में हम TH टैग का यूज करते हैं बताने के लिए कि भाई इस टेबल में ये पर्टिकुलर शेल बनेगा और शेल के अंदर ये वाला डेटा रहेगा। जैसे कि एक TH लगा है, TH में मंथ लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो भैया आउटपुट में इस शेल के अंदर मंथ लिखा हुआ है। दूसरा TH है, उसमें अलग है, यहाँ पे TH लगा हुआ है, सेविंग्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से TD हमारा यहाँ पे ये भी शेल बनाने का काम करता है। TH और TD में डिफरेंस है कि TH हेडिंग बनाने का काम करता है और TD यहाँ पे नॉर्मल डेटा डिफाइन करता है। TH से भी शेल ही बनता है, बस हेडिंग के तौर पर। ठीक है, ये इतना हमारा टेबल वाला कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे को लगानी है सेल स्पेसिंग, चलो मैं पहले बताता हूँ। तो सेल स्पेसिंग क्या काम करता है, सेल स्पेसिंग यहाँ पे क्रिएट करता है स्पेसिंग जितने भी शेल्स हैं आपके पेज पर उनके बीच में, लाइक कुछ ऐसा भी बॉर्डर यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी बिना शेल स्पेसिंग के ये कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे मैंने सेल स्पेसिंग यहाँ पे लगाई, ये कुछ ऐसा हो गया। यानी कि सेल स्पेसिंग का काम क्या है, सेल्स के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज करना। यहीं पे अगर बात करूँ सेल पैडिंग की, तो सेल पैडिंग का काम क्या है, सेल्स के अंदर की तरफ स्पेसिंग क्रिएट करना। सेल स्पेसिंग से सेल के बाहर से स्पेसिंग आ रही थी, सेल पैडिंग से सेल के अंदर स्पेसिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अगर बात करूँ यहाँ
पे हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, तो इनका यूज किसी भी तरीके से टेबल की विड्थ इंक्रीज करने के लिए नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन हमारा साइज, इसका यूज विड्थ बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, बट टेबल की विड्थ बढ़ाने के लिए नहीं। अगर कोई इनपुट बॉक्स हमारे पास है और उस इनपुट बॉक्स की अगर मुझे विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं साइज एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, अगर मुझे इनपुट बॉक्स की विड्थ बढ़ानी है। बट टेबल की विड्थ में किसी भी तरीके से काम नहीं आएगा। टेबल की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे हमें यूज करना है विड्थ एट्रीब्यूट, लाइक कुछ ऐसा भैया, जैसे कि अभी हमारी टेबल कुछ ऐसी है और अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें लिखूंगा विड्थ, और जितनी भी विड्थ देनी है हमें हम उतना यहाँ पे विड्थ दे सकें, ठीक है। 40 px से ज्यादा 400 px कर देता हूँ, देख लो भैया विड्थ बढ़ गई। इस तरीके से हम किसी भी बॉर्डर की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हमारा ये जो स्लाइड है, हमारा ये जो क्वेश्चन है भैया, इसमें भी हम विड्थ एट्रीब्यूट का ही यूज करते हैं जिससे हम टेबल की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल सेल इन HTML। अभी इसका थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जवाब बताया जब मैं पूरी टेबल एक्सप्लेन कर रहा था कि भैया टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से टैग्स लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करूं भैया यहाँ पे, तो हाँ ये टैग हमारा शेल क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, ऐसा कोई टैग ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो हाँ ये एक बॉक्स क्रिएट करता है जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेबल टैग काम क्या करता है भैया, ऑप्शन नंबर डी एक कंटेनर बनाता है जिसके अंदर हमारे रो एंड कॉलम्स आ सके। और टीआर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यूज होता है रोज बनाने के लिए। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने दी और इससे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था TD TH TR ये सभी चीजों को। तो जरा मुझे कमेंट में अपना आंसर बताइए भैया कि क्या सही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला भैया TR टैग रोज क्रिएट करने के लिए होता है, तो हाँ भैया शेल तो फिर दूर की बात है क्योंकि शेल तो हमारा रो एंड कॉलम को मिक्स करके बनता है। टेबल टैग एक पूरा कंटेनर है जो कि कॉलम एंड रो को इकट्ठा रखता है, ऐसा नहीं है कि भैया ये ही एक शेल बना रहा है, ये पूरा एक कंटेनर बनाता है। कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। TD टैग यहाँ पे शेल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, यानी कि अगर मुझे एक शेल ये वाला बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे TD टैग का यूज करेंगे। और TH का भी यूज कर सकते हो अगर मुझे ऐसा बोल्डेड शेल बनाना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मर्ज कॉलम्स इन द टेबल। टेबल में कॉलम्स मर्ज करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कॉल मर्ज, मर्ज कॉल, स्पैन या फिर कॉल स्पैन। ओके चलिए भाई आंसर इसका समझते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉल स्पैन। कॉलम्स अगर हम कभी मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज हम करते हैं, बट किस तरीके से वर्क करता है ये मैं समझा देता हूँ। और एक और चीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मर्ज कॉल या फिर कॉल मर्ज, ये दोनों ही किसी तरीके के एट्रीब्यूट नहीं है। स्पैन एक एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे हम कॉलम्स का ग्रुप बताते हैं, तब हम स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और कॉलम्स मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज। कॉल स्पैन कैसे वर्क करता है वो मैं समझा देता हूँ भैया। कॉल स्पैन यहाँ पे वर्क करता है, तो कॉल्स मर्ज करने के लिए हमारा कॉल स्पैन यूज होता है। कैसे वर्क करता है ये समझिएगा। और एक और चीज, कॉलम्स मर्ज नहीं करता है यहाँ पे हमारा ये जो कॉल स्पैन है, इसका काम ये होता है कि भैया पर्टिकुलर सेल की विड्थ इंक्रीज कर दे। कॉल स्पैन का काम, जैसे कि यहाँ पे ये वाला शेल देख रहे होगे भैया, ये दो कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, इसने मर्जिंग का काम नहीं किया। अगर यहाँ पे एक और शेल होता, मान लो अभी यहाँ पे दो शेल्स हैं, मैं एक और रख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे और ये मैंने लगाया, रन कराऊंगा तो देखो इसने इधर पे एक शेल और इंक्रीज कर दिया, इसने मर्ज करने का काम नहीं किया। या फिर कह लो, चलो हो सकता है भैया ना समझ में आया हो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ ये TD इसके बाद लगा देता हूँ, मर्ज है भैया खाली वाले को मर्ज कर लेगा, बट देखो इसने ये भी नहीं। कॉल स्पैन शेल्स को मर्ज नहीं करता, शेल की सिर्फ विड्थ इंक्रीज कर देता है कॉलम्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ दो कॉलम्स थे तो उन दो कॉलम्स के अकॉर्डिंग इसने शेल की विड्थ इंक्रीज कर दी। अब एक चीज और, यहाँ पे हम कैसी वैल्यू देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा
जाता है। कैसे हम पता करेंगे कौन सी वैल्यू जाएगी यहाँ पे? तो कॉल स्पैन की अगर मैं बात करूँ, कॉलम्स के अकॉर्डिंग विड्थ इंक्रीज करता है भैया। तो यहाँ पे आपका जितने भी कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको शेल की विड्थ बढ़ानी है। हमें क्या करना है, सिर्फ उतने कॉलम नंबर बताए, जैसे कि मुझे 4 कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम्स की विड्थ अपने शेल की विड्थ बनानी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल स्पैन में वैल्यू दे दूंगा। मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग अपने शेल की विड्थ बनानी है, तो वैल्यू दे दूंगा 3। तो जितने कॉलम होंगे उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू देंगे। और कॉल स्पैन का जो सही काम है भैया वो यही है कि शेल की विड्थ इंक्रीज करना। और ऐसे एक रो स्पैन होता है, वो भी रोज की विड्थ, शेल की हाइट इंक्रीज करने के काम आता है। फिर चलिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे किस टैग का यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास, मैं समझा देता हूँ भैया, हम 3 तरह के हम लिस्ट बना सकते हैं HTML में। पहली है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट हमारे पास होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन, OL टैग। OL का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो यहाँ पे होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जो हमारी लिस्ट का नाम है उसी का शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे टैग का नाम रखे हुए हैं, जैसे कि OL है, ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारा। ऑप्शन नंबर सी LI है, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट आइटम। UL या OL में हम यहाँ पे लिस्ट आइटम्स बताने के लिए LI टैग का यूज करते हैं। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो भाई यहाँ पे ऐसा कोई टैग नहीं होता है। तो A, C, and D, ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। देखो सारी चीजें भूल जाओ, बस ये ध्यान में रखो कि जो भी टैग का नाम है वो नाम जो भी तरीके की लिस्ट है उसी का शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिस्ट का नाम बना रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसे हम UL टैग से क्रिएट कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका एक एक वर्ड उठा लो भैया शुरुआत का, UL। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग, लिस्ट आइटम LI। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जिससे हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं UL टैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द alt attribute in an image tag specify? इमेज में अल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है भैया? ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं, इमेज टाइटल, इमेज का टाइटल बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज फेल टू लोड, इमेज अगर लोड न होने में फेल है तो भैया उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी, द सोर्स ऑफ द इमेज, इमेज का सोर्स बताने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इमेज, बैकग्राउंड कलर बताने के लिए इमेज का। अल्ट एट्रीब्यूट का भैया फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। ओके चलिए, अब अपना यहाँ पे आंसर हम देखते हैं भैया। तो आंसर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए की इमेज टाइटल। अल्ट एट्रीब्यूट का काम इमेज का टाइटल देने के लिए यूज नहीं होता है। पहली चीज, अल्टरनेट टेक्स्ट की बात हो रही है, यानी कि ऐसे मोमेंट पे होगा जब एक अल्टरनेट ऑप्शन, लाइक एक सेकंड ऑप्शन रखा है इमेज के बजाय, एक सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट से बताया, तो टाइटल का काम तो यहाँ पे नहीं होगा। द सोर्स ऑफ द इमेज, इमेज का सोर्स बताने के लिए यूज हो रहा है, टाइटल का नहीं भैया। सोर्स बताने के लिए हम SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इमेज, इमेज का बैकग्राउंड कलर अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इमेज में पहली चीज बैकग्राउंड क्या ही बताओगे भाई, और बताना भी हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं BG कलर एट्रीब्यूट का, या फिर CSS का। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज होता है एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाना। अल्टरनेट चीजें कब आती है? जब हमारी एक चीज ना आए तभी आती है भैया। तो यहाँ पे जब हमारी पेज पे इमेज लोड नहीं होगी उस मोमेंट पे हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट काम आएगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, अल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज फेल टू लोड, यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट का काम है स्पेसिफाई करना एक अल्टरनेट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं भैया, विच HTML टैग इज यूज्ड टू प्ले ऑडियो फाइल्स? ऑडियो फाइल्स प्ले करने के लिए यहाँ पे कौन सा टैग यूज होता है? तो चलिए भैया यहाँ पे आंसर जानते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज यहाँ पे नहीं है, बट सिंपल सा अगर मैं बोलूँ भाई तो म्यूजिक टैग, साउंड टैग या MP3 टैग, ऐसा कोई टैग HTML में डिफाइंड ही नहीं किया गया है।
ठीक है। ऑडियो टैग लगाने समय हम ये चीज़ें का ध्यान देते हैं भैया, हम जब भी ऑडियो टैग लगाते हैं SRC दे करके यहाँ पे हम ऑडियो को डिफाइन करते हैं, ऑडियो लोकेशन यहाँ पे बताते हैं। ऑडियो लोकेशन बनाने के बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का, ठीक है। और इतना करने के बाद हमारे पेज पे एक ऑडियो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना भैया, SRC का यूज फाइल लोकेशन देने के लिए होता है, कंट्रोल्स का यूज यहाँ पे हम करते हैं ताकि हमारा जो ऑडियो है उसमें हम प्ले या पॉज बटन देख पाए, या फिर और भी जो बटन्स होते हैं भैया वो सारे बटन्स देखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के साथ साथ यहाँ पे हम ऑडियो टैग लगाते हैं भैया ताकि एक ऑडियो डिस्प्ले करा सके हम अपने वेब पेज पर। तो आंसर नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो चलिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, which tag is used to define the navigation link in HTML5? HTML5 में नेविगेशन लिंक बनाने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? ठीक है, नेविगेशन बनाने के लिए भैया हम यहाँ पे अगर सिंपली मैं सभी ऑप्शंस का भैया मीनिंग बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी हेडर टैग डिफाइन करता है पेज के हेडर पोर्शंस को। सेक्शन टैग हमारा डिफाइन करता है पेज में अलग अलग सेक्शंस को, यानी कि हम डिवीजन कर रहे हैं पेज का तो उस अलग अलग सेक्शन को बताने के लिए हम सेक्शन टैग का यूज करते हैं। और साइड टैग पेज के साइड में आने वाले कंटेंट्स को यूज करता है, बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी तीनों ही भैया रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा होगा सही, नैव टैग की हेल्प से हम एक नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डू इन एन HTML फॉर्म इनपुट? HTML के फॉर्म इनपुट्स में, फॉर्म टैग्स, इनपुट टैग्स में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए एड्स एन एरर मैसेज टू द फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इंश्योर्स दैट the field must be filled without submitting. Option number C making the field optional. Option number D adds a tooltip to the field. अपना आंसर कमेंट में जल्दी से बताएं भैया। तो चलो भैया सीधे सीधे मैं आंसर यहाँ पे बताता हूँ आपको। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का काम होता है यहाँ पे इनपुट बॉक्स को रिक्वायर्ड बनाना। मतलब अगर यूजर कोई भी इनपुट फील्ड खाली छोड़ रहा है और उसे सबमिट करने जा रहा है तो यहाँ पे हम चेक करता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की इनपुट फील्ड हमारी फिल होनी चाहिए, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी आंसर यहाँ पे सही होगा। इंश्योर्स दैट द फील्ड मस्ट बी फिल्ड बिफोर सबमिट। सबमिट के पहले हमारा जो इनपुट फील्ड है वो भरा होना चाहिए। इस चीज को देखने का काम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट करता है और इसके बाद अगर फील्ड अगर हमारी भरी नहीं है तो वो एक अलर्ट भी हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इनपुट टाइप इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ डेट इन HTML5? HTML टैग में अगर मुझे डेट सेलेक्ट करने के लिए कोई इनपुट बनाना है तो यहाँ पे हम किस तरीके का कोड यहाँ पे टाइप करेंगे, कौन सा इनपुट टाइप यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा इनपुट टाइप टाइम। ऑप्शन नंबर बी इनपुट टाइप डेट एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सी इनपुट टाइप कैलेंडर। ऑप्शन नंबर सी इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो अगर सिंपल से इसका आंसर मैं बोलूँ तो भैया टाइप हमारा यहाँ पे बताता है इनपुट बॉक्स में कैसी वैल्यू आएगी और हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है डेट की। ओके, तो आई थिंक आपको चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखें। तो चलो भैया आपका आंसर रिवील करता हूँ यहाँ पे मैं। तो मैंने जैसे कि बोला भैया टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि हमें कैसी वैल्यू इनपुट बॉक्स में चाहिए। हमें चाहिए कि यूजर डेट डिफाइन कर सके इनपुट बॉक्स में, डेट सिलेक्ट करने के हमें ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इनपुट टाइप डेट सही होगा। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट बॉक्स में डेट की वैल्यू आएगी। आई थिंक आपको आज का क्वेश्चंस पसंद आए होंगे भैया। तो क्वेश्चंस बस हमारे पास इतने ही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।